हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, और ये पेपर बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को जैसा पेपर आएगा वैसा ही ये पेपर है। ठीक है, उसी के बेस्ड पे आधारित पेपर है। ये एक तरह की मॉडल पेपर है। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न है सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसमें से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ये पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से 1 घंटे भी पहले देख लेते हो तो आपको ना 70 में 65 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 824 HF का आपका क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमको इस बार 98% लाकर स्टेट लेवल में अपना एक रैंक हासिल करना है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। ये एक समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक आपको 70 का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दे दिए गए, सिंपली आपको इसको पढ़ लेना है। यहाँ से सबसे पहले आपको खंड अ बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलते हैं जिसमें उपखंड क मिलता है। ठीक है, और ये जो होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं और इसका आंसर आपको OMR सीट पे प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको 1 आवर का समय प्रोवाइड किया जाता है। 1 आवर का मतलब कि आपको एक बहुविकल्पी को हल करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। कितने मिनट का? 3 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला, नीला, बैगनी, हरा। ठीक है, तो देखो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है और चंद्रमा से अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं एफ बराबर होता है R/2। ठीक है, आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखा 32 सेमी, 32 सेमी। अब बटे 2 है तो 2 का भाग दे दोगे, आ जाएगा आपका 16 सेमी। ठीक है, तो इसमें दे रखा 32 सेमी होगी कि 16 सेमी की 64 सेमी की 8 सेमी, तो ये हो जाएगा आपका 64 सेमी, सॉरी 16 सेमी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा का, कि वृत्त का, कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जो ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है, यानी ये एक सरल रेखा इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका होगा एक सरल रेखा के जैसा। चौथा क्वेश्चन है कि एक लघु पथित यानी छोटा पथ परिपथ में धारा का मान होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर ना धारा की ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ये परिपथ। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा है तो इसमें जो धारा का मान होगा वो कम होगा और इसको जितने छोटा आप रखोगे ना उतने धारा इसमें बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी प्रतिरोध क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दर शून्य होगी कि न्यूनतम होगी कि अधिकतम होगी कि सदैव स्थिर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम होगी, यानी ये आप ही बताओ अगर कोई भी चीज। ठीक है, एक गिलास आप पानी लिए, ठीक है, एक गिलास पानी अगर इस बड़े वाले नाली में फेंकोगे तो ये थोड़ा सा एकदम जनाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में नहीं। अगर उसको एक छोटी सी बर्तन में रखोगे तो वहां पे पानी क्या होगा? आपको अधिकतम दिखेगा। तो यही वैल्यू यहाँ पे समझना है कि इसको जितना हम छोटा करेंगे उतना ही धारा का मान अधिकतम होता जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की विद्युत धारा मापन करते हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा जो था उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसे कैसे मापते हैं कि विद्युत धारा इतना है, 5 एम्पियर है, 7 एम्पियर है, 8 एम्पियर है। विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये अमीटर के द्वारा ही धारा का मेजरमेंट किया जाता है। विद्युत जनित्र तो धारा को उत्पन्न करता है और धारा मापी विद्युत मोटर इससे नहीं। ठीक है, तो अमीटर के द्वारा, किससे? अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कभी ये नहीं देखना है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से जब भी चश्मे में प्रयुक्त होता है तो लेंस प्रयुक्त होता है। क्या होता है? लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो दर्पण भी दिया है और लेंस दोनों दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंस को केवल टिक करना है हमें। ठीक है, दूरदृष्टि दोष है। अब एक फार्मूला आप देखो, फार्मूला होता है
नादु, ठीक है, नादु। इससे आप कभी जीवन में नहीं भुलाओगे कि कौन सा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा। निकट यन फॉर निकट दृष्टि दोष में ए फॉर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। हमें ट्रिक पता है, हम आसानी से मार के 1 नंबर लेकर चले आए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन देखो दे दिया, फिर एक बार इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 110% आना है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या दे रखा है, 30 सेमी दे रखा है, यानी आर की वैल्यू कितना है, 30 सेमी। हम फार्मूला जानते हैं एफ बराबर r/2। आर की वैल्यू 30 सेमी है तो 30 रख दो एंड 2 ये है। अब इसके बाद इसको काट देंगे तो आ जाएगा 15 सेमी, ठीक है। 10 सेमी, 15 सेमी, 30 सेमी, 60 सेमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहां से आज शुरू होता है उपखंड ख, ठीक है। इसमें आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। 8वां कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, ये फास्फोरस है कि हीलियम है कि लिथियम है कि सल्फर है, ठीक है। तो देखो धात्विक जो है ना आपका लिथियम जो है ये क्या है, एक तरह का धात्विक तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। तो देखो इसमें आप जानते हो एथेन, मेथेन और एथिलीन, एथिल एल्कोहल दिया है। थोड़ा सा हम आपके समझने के लिए बता दें कि जो एथेन का सूत्र, अब देखो यहाँ पे असंतृप्त कैसे है, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में चीजें समझ में आएंगी। एथेन का जो सूत्र होता है वो C2H6 होता है, ठीक है। अब देखो ये संतृप्त कैसे है, ये संतृप्त है, यहाँ पे C लगा दिया हमने CH3 और एक बांड लगाया फिर CH3, यानी कि ये पूरा कार्बन कितनी होती है, कार्बन का जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये चारों हाइड्रोजन इसके साथ इसका सभी बंध संतृप्त है। 3 ठो ये जोड़ दिया और 1 ठो ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसका C2H6 फार्मूला होता है। इसके बाद आपको मेथेन का तो CH4 आप जानते हो, तो यहाँ पे ये तो सभी कार्बन इसका संतृप्त है, ठीक है। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं जो कि असंतृप्त हो। इसके बाद यहाँ पे एथिलीन है, तो एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका C2H4। अब यहाँ पे देखो CH2 लगा देंगे और डबल बांड CH2, यानी कि इसमें डबल बांड लगने का मतलब कि इसमें कार्बन की संख्या कम है, इसलिए डबल बांड लगाकर इसे पूर्ति किया जा रहा है। ये क्या है, असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त है। एथिल एल्कोहल आप देख लो C2H5OH होता, इसका भी सभी कार्बन भरा हुआ है, अर्थात हमारा जो एथिलीन है ये क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसका पूरा कार्बन मेंटेन नहीं है। 10वां कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। धावन सोडा जिसे हम कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रखा है NaHCO3 कि Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH, ठीक है। तो आपको देखो जो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार भी कर लेना है। Na2CO3 10H2O, इसको हमने बनाया भी है, ठीक है, Na2CO3 10H2O। इसके बाद इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि मैं भी जानूं कि आपकी पढ़ाई हो रही है। कापर, तांबा, ठीक है, तांबा का अयस्क है, कापर इसका इंग्लिश नेम है। बॉक्साइट का, मैलेकाइट का, कार्नेलाइट का कि सीडेराइट का, ठीक है। तो ये जो है आपका तांबा होता है मैलेकाइट का अयस्क, किसका अयस्क है, मैलेकाइट का। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, प्रबल की बात नहीं कर, दुर्बल की, HCl है, HCN है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो HCN है ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, और HCl जो है ना ये सब प्रबल अम्ल है, HNO3 H2SO4 जिसे तेजाब आप कहते हो। तो आपका HCN क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। 13 नंबर क्वेश्चन की अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, जहाँ पे इधर का जिंक है कि कॉपर है कि सिल्वर है कि हाइलोजन है, ठीक है। तो देखो जो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु होती है वो जिंक है, क्या है, जिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे उपखंड आता है ग, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, ऊर्जा मुद्रा भी इसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो माइटोकांड्रिया होता है इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की मानव वृक्क का कार्य होता है, जो मनुष्य में वृक्क होते हैं ना, आपने इमेज में देखा होगा, श्वसन का कि प्रोटीन संश्लेषण का कि हार्मोन संश्लेषण का कि उत्सर्जन का, ठीक है। तो ये उत्सर्जन का काम करते, जो मानव की वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य
करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स की जीन्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके प्रायोन्स, ये क्या होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में। ठीक है, तो ये श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। कायिक का मतलब होता है कि आप एक मातृ पौधा ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये आम का पौधा है और इसका क्या किया, इसकी टहनी से एक छोटा सा भाग हमने काट लिया, चाहे ये गुलाब का पौधा है, ठीक है, काटने के बाद इसको तिरछा पृथ्वी में लगा दिया, तो यही पूछ रखा कि इसके लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है कि तुरंत आपको पकड़ ले। ठीक है, मिट्टी में तना होता है कि पत्ती होता है कि जड़ होता है कि प्रकलिका होता है। यहाँ पे पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो उसका जो तना होता है, ठीक है, जो पतले पतले तना होते हैं, आप उसको काट कर लगा दोगे मिट्टी में तो जल्दी पकड़ लेता है। 19 नंबर क्वेश्चन की एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ठीक है, 1:2:1, 2:1:1:1:2, 9:3:3:1 की 3:1। ठीक है, यानी कि एक द्विसंकर का जो दर्श प्रारूप होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होता है। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, 44 होती है कि 45 होती है कि 46 होती है कि 47 होती है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि 23 होता है 2 जोड़ा, जिसको टोटल आप बात करोगे तो 46 होते हैं। अब यहां से आपका खंड ब शुरू होता है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहां से आपको 50 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन के आंसर को कैसे हल करना है, कैसे सब कुछ करना है, पूरी डिटेल्स में हम देखेंगे। ठीक है, यहीं से आपके नंबर कटना स्टार्ट भी हो जाते हैं। तो इसको आइए देखते हैं आंसर शीट पे कैसे। यहाँ पे उपखंड क मिलता है जिसमें आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे सामने जो जो चीजें दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये सब चीजें डाल देना है। एक लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी क्षमता कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर, यानी जो डी की वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर। ठीक है, दिया है, आपको सबसे पहले लिखना है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, डायोप्टर इन क्षमता दिया है -2.0 डायोप्टर। ठीक है, ये एक और दिया है लेकिन सबसे पहले ये दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। इसके लिए पहले इतना निकालेंगे, उसके बाद आगे हमसे पूछ रखा है। तो हम जानते हैं F बराबर होता है 1/d, और ये d जो होता है ये मीटर में होता है, मीटर में होता है। अब 1/d की वैल्यू कितना है, -2.0, ये किस में है, मीटर में है। ठीक है, अब 2 का भाग आप 1 में दोगे कि 0.5 आएगा। ठीक है, माइनस का, जैसे यहां पे मैं आपको दिखा दूं, F बराबर आपका क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर। देखो इसमें क्या हो गया, 1 का भाग जब 2 में आप देते हो तो ये नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या बढ़ा देते, 0, फिर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे 0.5 मीटर आ गया। इसके बाद हमसे बोल रखा है कि यदि 1+ डायोप्टर, ठीक है, एक डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एक डायोप्टर का और भी जोड़ देंगे, एक डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस। आइए जोड़ते हैं। यदि हम यहां पे लिखेंगे, यदि +1.0 लिख दीजिए, इसे डायोप्टर का लेंस जोड़ दे, तब जो हमारी स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, D बराबर D1 + D2। ठीक है, यानी संयुक्त के लिए हम दोनों के लिए हम क्या निकाल देंगे, इसका डायोप्टर दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पे पहला है D1 -2, तो इसको रख देंगे -2.0 डायोप्टर, प्लस एक तो क्या जोड़ रहे हैं हम, +1 डायोप्टर जोड़े, यहाँ पे 1 लिख देंगे इस तरह से। अब आपका D बराबर हो जाएगा, ये -2 हो गया और ये हो जाएगा +1। अब इसको हम दो विपरीत चिन्ह होते तो आपस में घट जाते, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लिखते हैं, तो हो जाएगा -1। दो विपरीत चिन्ह तो 2 में से गया 1 और चिन्ह बड़े वाला का लिख दिया, तो D बराबर हमारा कितना आ गया, -1। अब हमसे क्या पूछ रखा है, जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी इन दोनों डायोप्टरों की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। तब हम जानते हैं F' बराबर,
ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो एफ डैश बराबर 1/d। अब 1/d तो 1/के, अब d की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाले, -1। तो आपका ए जब -1 इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एफ डैश की वैल्यू कितना आ गया, -1। ये मीटर में आएगा, इसको कभी मत भूलना आप लिखना, और इसे ब्लैक पेन से इस तरह से कर यहाँ पे सिंपल लिख देना आंसर, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू कितना आ गई, संयुक्त फोकस लेंस जो आ गई, संयुक्त फोकस दूरी जो आ गई, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी -1 मीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। इसके लिए हमें इमेज भी बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है, रेखा चित्र भी खींचना पड़ेगा। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा उसको हम लिख देंगे, एफ बराबर कितना है, 15 सेमी है, ठीक है। इसके बाद उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी गई, और जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में रखा जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखिए, क्योंकि ये बाई और इमेज बनाता है, वस्तु को रखी जाती है। तो ये हम सबसे पहले क्या लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये फोकस मान लेते हैं, और ये इसका वक्रता केंद्र या त्रिज्या सी से दिखा दीजिए। इसके सामने ये यहाँ पे लेपिंग किया होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे कोई हम एक वस्तु रख देंगे। देखो 4 नंबर के लिए तो इमेज बनाना पड़ेगा, ये तो सिंपल 2 नंबर में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे पहली किरण, इस पे 2 किरण हम डालते हैं। पहली किरण जैसे डाला, यहाँ पे टकराने के बाद ये सीधे इस तरह से परावर्तित हो गई, ठीक है, इस तरह से परावर्तित हो गई। फिर दूसरी प्रकाश की किरण हम जब इस पे डालते हैं तो ये जिस मार्ग में आती है वक्रता केंद्र पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये जिस मार्ग में आती है क्या होती है, उसी मार्ग में वापस हो जाती है। अब हम पहले को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे ये फोकस से जाती हुई हमें प्रतीत होगी, और दूसरे को पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारी जो है इस तरह से ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये इमेज बनेगा, ये सीधा ही इमेज बनेगा, ए बी होगा, ये ए और बी है, ठीक है। ये भी ए और बी बनेगा इमेज, वस्तु से छोटा बनेगा। और ये यहाँ पे कहाँ बना, ए बी, ये आभासी बना, यहाँ पे हम केवल आभास कर रहे हैं, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम इसकी प्रकृति भी लिखेंगे, लेकिन ये पूछ सकता है कि दूरी, वस्तु को कितने दूरी पर हमने रखा है, 10 सेमी की दूरी पर रखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। हम जानते हैं कि दर्पण के सूत्र से, यानी कि मिरर फार्मूले से हम जानते हैं क्या, कि 1/के एफ बराबर होता है 1/के भी प्लस 1/के यू। अब 1/की भी की वैल्यू नहीं दिया, यू की वैल्यू दिया है, और एफ की वैल्यू दे रखा है। तो 1/की ये हो जाएगा 15 बराबर 1/की भी को इसी तरह रहने दो, प्लस है तो प्लस 1/की यू की वैल्यू कितना, -10 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पे
जितने भी प्रतिरोध दे रखे उसको सबसे पहले हमें लिखना है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम हमें दे रखा है। तो इसमें पहला बोल रखा है कि 4 ओम के लिए किस प्रकार संयोजन करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 4 ओम आ जाए। तो हम पहले के लिए लिखेंगे 4 ओम के लिए कैसे हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कैसे कैसे हमें जोड़ना है। ठीक है, देखो 4 ओम प्राप्त करने के लिए हमें 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि 4 ओम प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए हम 60 में लिख रहे हैं, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। वो जो 2 ओम है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी सीरीज में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना, आइए सबसे पहले हम इसको देख ले। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/r1 की वैल्यू हम क्या किसको किसको लिए, 3 और 6 ओम को, ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। इसे हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, इसमें से हम 6 LHS ले लेंगे, या आप इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसका इधर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे। 6 LHS लिया, 3 दूना के 6 2 बार में कटा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 2, फिर 6 एकम 6, 6 एक बार में कटा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। अब यहां से हो जाएगा आपका 1/r बराबर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/6। अब इसको हम जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये r बराबर हो जाएगा 6/3। 3 से 2 बार में कट गया 6, 3 दूना के 6, तो r की वैल्यू जो आ गई आपकी 2 ओम आ गई। ठीक है, 2 ओम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये जो 2 ओम है ना इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको r डैश आप मान लो। ठीक है, ये r डैश हो जाएगा आपका, r डैश प्लस 2 ओम। r डैश की वैल्यू कितना हम निकाले हैं, 2 ओम, और हम श्रेणी क्रम में क्या जोड़ रहे हैं, 2 ओम को जोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा प्लस का 2 ओम, इसको जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, 4 ओम के लिए हम इस तरह से जोड़ेंगे। फिर बोल रखा है कि 1 ओम के लिए इन सभी को कैसे जोड़ेंगे। हम लिखेंगे कि 1 ओम को प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम को हम किस क्रम में जोड़ दें कि आपको ये 1 ओम प्राप्त हो जाए। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, देखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, आइए जोड़कर देखते हैं क्या होता है। एक समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको ऐड करेंगे, 1/r1 की वैल्यू 2 ओम है तो 2 रख दो, प्लस इसका है r2 की 3 प्लस r3 की है 6। अब इसमें से LHS हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 2 तिहाई के 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए 1 में तो 3, 3 दूना के 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 2, 6 एकम 6, 6 का 1 में कर देंगे तो 1। अब इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6, 6/6, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 6/6। ये कट जाकर आ जाएगा कितना, 1 ओम। ठीक है, अब यहां से r की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये चीजें उल्टा हो जाएंगी, उल्टा होगा तो भी तो आएगा 1 ओम। तो इस तरह से हम 1 ओम प्राप्त करने के लिए सभी ओम को, प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमें 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद अथवा किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है अथवा वाला, तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में अथवा लिख देना है जो अथवा वाला कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध वह गुणधर्म है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अब देखो आपकी जो तार है, ठीक है, तार में जब भी हम वैद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो कि उसके धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालने का काम करता है। ठीक है, कोई भी आप फ्रेश थोड़ा होता है तार, उसमें कुछ न कुछ जो इसकी मटेरियल है, जो आपकी वायर की मटेरियल है, वो क्या करता है, उसमें प्रतिरोध, उसके रुकावट डालता है। लेकिन उससे ज्यादा होती तो वो धारा हमारी बहती है। तो ये किसी चालक का प्रतिरोध वह गुणधर्म है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अब इसका जो फार्मूला होता है R बराबर R प्रोपोर्शनल L/A होता है। ठीक है, ये होता है। अब ये क्या होता है कि ये लंबाई के R जो होता है लंबाई के, ठीक है, R जो प्रतिरोध होता है,
आर प्रतिरोध बहने वाली तार की लंबाई के, ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे कि बहने वाली तार के लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि तार लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका यही अनुक्रमानुपाती का यही मतलब होता है। अब इसके बाद उसमें लगने वाला जो क्षेत्रफल है, तार का जो क्षेत्रफल है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखेंगे कि प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है, ये प्रतिरोध जो होता है तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर प्रोपोर्शनल क्या है, 1/a। अब यहाँ पे क्षेत्रफल को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसमें संबंध है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांसोनेंट राशि जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, रोह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, रोह, ठीक है, रोह L/A, ठीक है। इस तरह से आप रोह को कई तरह से लोग बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से रोह इंटू L/A, ठीक है, इस तरह से आप बना लेना, ये गलत है। रोह R बराबर रोह इंटू L/A, ठीक है। तो ये इस तरह से ये किन कारकों पर निर्भर करती है, ये लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से आपको हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको सबसे पहले निकाला। ए और बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फ्री फोकट का 6 नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और ये आपकी ये समांतर क्रम जब बनेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये श्रेणी क्रम कैसे बनेगा ये देखते हैं। इसका इमेज हम बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने इसका इमेज यहाँ पे बना लिया। अब हमसे पूछेगा ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए व बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, बीच क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला लगा दो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। इसे r डैश भी मान सकते हो आप। r1 की वैल्यू क्या है, 4 ओम है, प्लस फिर r2 की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। अब इसका आप एक शॉर्ट ट्रिक ये जान लो, अगर ये फार्मूला नहीं, r1 इंटू r2, r1 प्लस r2, ठीक है। इस फार्मूले से बहुत शॉर्ट तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे 4 दोनों में है, तो जब भी 4 है तो आपको 4 लिखना है जब दोनों में हर समान हो, और इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा नहीं करना है। 1/r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2/4। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, उल्टा हो गया। अब ये 2 दूना के 4, r डैश बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ये ए और सी के बीच आप एक तरह से कह सकते हो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये 2 ओम हमारा आ गया तो ये जो श्रेणी बनेगी आपकी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आपका कितना निकल कर आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये पूरा 2 ओम निकल कर आ गया, और यहाँ पे एक 4 ओम लगा हुआ है, ठीक है। कितना ओम लगा हुआ है, ये 4 ओम लगा हुआ है। अब यहाँ पे बिंदु ए है, और यहाँ पे बिंदु सी है, और यहाँ पे बिंदु बी। अब इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में हो गए, इसको आप r1 मान लो, इसको r2 मान लो, ठीक है। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2 होता है। तो r बराबर आपका निकल कर क्या आ जाएगा, r1 की वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम रख दिया, r2 की वैल्यू कितना, 4 ओम रख दिया, ठीक है। तो r बराबर आपकी कितना हो जाएगी, 6 ओम। यानी ए व बी के बीच की जो तुल्य प्रतिरोध है, ए व बी के बीच की, वो कितना आ गई, 6 ओम आ गई। अब हमसे देखो ये तो निकल गया ए व बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध। धारा का मान पूछ रखा हमसे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ओम का नियम हमने पढ़ा था, आर बराबर क्या होता है, V/I। यहाँ पे लिखेंगे कि धारा का मान, ठीक है, दूसरा नंबर डाल देना है यहाँ पे। आर बराबर V/I हमने पढ़ा था। अब हमसे पूछ रखा धारा था, हम I की वैल्यू निकालना था। I कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे जाएगा, और ये इस जगह पे आ जाएगा, V/R। अब इसमें जो वोल्टेज दिया गया है वो कितने वोल्टेज दिया गया है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 6 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना आया है, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आया है। 6 को रखकर इसको रेल देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी I बराबर कितना एम्पियर धारा आ गई, 1 एम्पियर धारा आ गई, I की वैल्यू।
इसके बाद क्या पूछा है, अब देखो ए तथा सी के बीच विभवांतर हमसे पूछा, ए तथा सी के बीच विभवांतर कितना लगेगा ये हमसे पूछ रखा है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे ए व सी के तीसरे नंबर पे विभवांतर, बीच विभवांतर, ठीक है। विभवांतर निकालने के लिए हमने ए व सी के बीच प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने ए व सी के बीच प्रतिरोध 2 ओम निकाला है, ठीक है। सिंपल फिर से निकाल लेते हैं। ये 4 ओम है, 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1/के R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2, ठीक है। पहले प्रतिरोध तो निकालेंगे हम ए और सी के बीच। यहाँ पे 1/के R1 की वैल्यू 4 ओम है प्लस R2 की भी वैल्यू 4 ओम है, R1 और R2 की, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पुट किया। हमने कहा कि जब हर सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को एक ठो लिख दो। ये हो जाएगा 1/के R बराबर 2/4 है। तो हम अगर R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 4/2, ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध 2 ओम है। अब हम इसको ए व सी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो हम धारा का फार्मूला जानते हैं, ओम का नियम, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। अब I का वैल्यू हमें धारा निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा। V की वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट है, वोल्ट तो 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे I बराबर 6, और इसमें प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। ए व सी के बीच प्रतिरोध 2 ओम है, 2 ओम हमने रखा, इसको काट दिया तो ये 2 3 के 6, यानी कि I बराबर आपकी कितनी एम्पियर आ गई, 3 एम्पियर, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखने के बाद फाइनली इस तरह से आंसर लिख देना। ये चीजें हो गई, ठीक है। ये भी हमारा पूरी की पूरी सॉल्यूशन हो गया और यहां से हमें 6 नंबर मिल गए। अथवा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने पूरी डिटेल्स के साथ अपने चैनल पे बताया है, थोड़ी सी समझने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, एक प्रिज्म लेना है, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया, और ये प्रिज्म पे जब हम श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश आप लिख सकते हो या श्वेत प्रकाश, ठीक है। एक श्वेत प्रकाश इस तरह से डालते हैं, और जैसे ही इस प्रिज्म पे पड़ती है ये क्या करती है, सप्त रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में इस तरह से ये बट जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे निकाल दो 7, और ये चारों का मान कितना होता है इसका, ये इसको सूत्र से हम याद करेंगे, बैनी आपी आपी नाला, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या होती है, लाल रंग होती है, फिर उसके बाद नाला मतलब नीला होती है, फिर पी मतलब पीला होती है, पीला, फिर ह मतलब हरा होती है आपकी, अब फिर आ मतलब ऑरेंज कलर की होती है, फिर नी मतलब ये बैनी, ये ना मतलब नारंगी हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नीला नहीं नारंगी होगा, नारंगी। अब इसके बाद यहाँ पे नी मतलब नीला, और यहाँ पे बै मतलब बैगनी कलर की, ठीक है। इस तरह से प्रकाश की किरण निकलती है। इसी को पूरा आपको समझाता है कि जब हम एक सूर्य का श्वेत प्रकाश डालते हैं तो ये प्रिज्म के विभिन्न कोणों से निकलता है, और ये 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल्स इस तरह से लिखना है। अब बाय बुग्योर से भी आप याद कर सकते हो अगर इंग्लिश में याद करना है तो, ठीक है। ये 7 ट्रिक होता है, इस तरह से आप तैयार कर लेना। एंड यहाँ से शुरू होता है आपका उपखंड ख, ठीक है। दे रखा है 5वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए 2 नंबर का। इसको संरचना सूत्र कैसे लिखना है आइए डिटेल्स में समझ। यहाँ पे 5वें का क में दे रखा है प्रोपेनॉल 2, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे लिख देंगे क्या हमें बनाना है, प्रोपेनॉल 2 हमें बनाना है, ठीक। इसको देखो कैसे बनाना है, इसकी ट्रिक क्या है बनाने की, इसको किस विधि से बनाएंगे डिटेल्स में समझेंगे। अब हम जानते हैं कि जो प्रोपेनॉल होता है वो, जैसे यहाँ पे अगर 1 कार्बन होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, 2 होता है तो एथ लिखते हैं, ठीक है, और 3 होता है ये मेथ एथ तो प्रोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, और अगर 4 होता है तो ब्यूट लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ब्यूट, और 5 होता है तो पेंट लिखते हैं, यानी पेंट करने वाला, दरवाजा पेंट करने वाला, पेंटेन वाला पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे प्रोपेनॉल पूछ रखा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी, कार्बन की संख्या सबसे पहले क्लियर है कि 3 होगी, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 लिख दो, इस तरह से लिख दिया। अब इसके हमको क्या करना, हाइड्रोजन को मेंटेन करना। इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसके परमाणु क्रमांक 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये हो गया, और एक तो आबंध लगा दो, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, और दूसरे पर बोल रखा है कि क्या लगा है, अल समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पे OH लगा दो, अल का मतलब OH जुड़ा होता है, और यहाँ पे H जोड़ दो,
इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो या सिंपली CH3 लिख सकते हो। ये आपका जो बनेगा इसका IUPAC नंबर, ये हो जाएगा प्रोपेनाल 2, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेनाल 2, ये आपका संरचना सूत्र बन गया। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर इसका मिलेगा। एंड इसके बाद है पेंटेनल। पेंटेनल का कैसे बनाना है, दूसरा नंबर पेंटेनल, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल है, पेंटेनल समूह जुड़ा है, मतलब इसमें क्या जुड़ेगा आपको ये देखना है, ठीक है। पहले पेंटेनल आ गया तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई, ठीक है। 5वें नंबर पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गया, ठीक है। तो अल समूह के लिए OH लगा सकते हैं या CHO लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस सभी को मेंटेन कर दो आप, सिंपल। इसको भी मेंटेन कर दिया, 1 कार्बन इसका भी जोड़ दिया, ये यहाँ पर इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। सभी को आपको जोड़ लेना है सिंपल इस तरह से जैसे मैं जोड़ रहा हूं ये। अब यहाँ पे OH लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये CHO, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब देखो ये जो आपका बन गया ये पेंटेनल, OH समूह जोड़ दिया मतलब नल होता है, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेनल का ये बन गया, सिंपल है। इस तरह से आपको संरचना सूत्र बनाना है। इसके बाद 2 नंबर यहां से प्राप्त कर लिए। एंड ख नंबर में भी 2 ठो आता है। निम्नलिखित अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। जैसे ये देख लियो, सबसे पहले हम जिंक का जानते हैं क्या होता है, Zn प्लस, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है आपका, यहाँ पे AgNO3, ठीक है। यहाँ पे 2 ठो हम लेंगे AgNO3। इसके बाद ये जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, सबसे पहले आपका ये जिंक नाइट्रेट है, यानी जिंक नाइट्रेट बना रही है। कैसे बनाएगी ये जिंक नाइट्रेट, Zn, इसके बाद NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये 2 जो होता है ना, यानी से हमारा क्या लग गया, Zn, और यहां से ये पूरा क्या लग गया, ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। ZnNO3, ZnNO3 2 लगा है, जब भी यहाँ पे 2 लगता है तो ये यहाँ पे लग जाता है, ये ZnO3 मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2Ag बचा, तो Ag को हम क्या लिख देंगे, Ag2 लिख देंगे, ठीक है। ये 2 हमेशा इसके पीछे लग जाता है, तो ये बन गया आपका जिंक नाइट्रेट। और यहाँ पे सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर, सिंपल है, बन गया। अब इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना रहा है, ये दूसरा नंबर यहाँ पे हमने लिख रखा है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए क्या लिख देंगे, M और G लिख देंगे, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को आप जानते हो कि इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 HCl लेंगे और यहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये Mg और Cl मिल जाएगा, ठीक है। Mg और Cl मिल गया, Mg और Cl, तो यहाँ पे लिख देंगे Mg और Cl। अब यहाँ पे 2 लगा है ना, तो इसके साथ यहाँ पे 2 लगा देंगे, प्लस अब यहाँ पे 2H बचा है हमारे पास एक ठो, तो इसको हम लगा देंगे H2। जो हमने बताया जो भी यहाँ पे लगा होता है ये यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ये इसका बन गया, यहाँ से आपका 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, ये हो गया। अब 6वां का क है कि प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। कास्टिक सोडा है सबसे पहले। कास्टिक सोडा को हम जानते हो साबुन बनाने में, ठीक है, शैम्पू बनाने में किया जाता है। ये इसको हम आंसर शीट पे देख लेते हैं। इस तरह से हेडिंग वगैरह डालकर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। कास्टिक सोडा का उपयोग, ठीक है, इसके नीचे ब्लैक से 2 पाई भी रहती है। लुगदी और कागज उद्योग में किया जाता है, लुगदी को करने में, कागज को लुगदी करने में। साबुन, शैम्पू और अन्य डिटर्जेंट में भी किया जाता है, जो कि कपड़ा साफ करने के काम में भी आता है, साबुन और शैम्पू में। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। देखो मिट्टी के बर्तनों को निर्माण में भी किया जाता है, इसको ठोसाई लाने के लिए, उसमें टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। जैसे आपका, जैसे कि पैर किसी का टूट जाता है तो आप नहीं देखते प्लास्टर बनाता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, वो जम जाता है, कठोर हो जाता है, बांध देता है। शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया इसके उपयोग। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। ख नंबर की संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर के लिए। 7वां है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तीनों को डिटेल्स में बताया, आप जाकर देख लेना। अथवा अगर ये नहीं आता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म का भी उपयोग लिखिए। उपयोग तो हमने बता दिया। अब यहाँ से उपखंड आता है आपको बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान के क्वेश्चन। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों का विवरण दीजिए, 2 नंबर में। ख है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, 2 नंबर में।
9वां है कि स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। अथवा अगर ये नहीं आता, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 10वां कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए 4 नंबर में। और ये 6 नंबर में 11 नंबर आता है। मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा अगर ये नहीं जानते तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए 6 नंबर में। ठीक है।